नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम के कुशल संचालन कर रहे और लगातार 141वां जो स्वाध्याय मंडला संपन्न होने जा रहा है, ऐसे प्रलेखन एवं पुस्तकालय विभाग के संयोजक आदरणीय अनिल सप्रे जी, सह संयोजक भाई नीरव प्रधान जी तथा उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं और डिजिटल माध्यम से देख रहे सभी पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्ता बंधुओं, आज हम जिस महापुरुष की जन्म दिवस मना रहे हैं, उन महापुरुष के द्वारा स्थापित संगठन के हम कार्यकर्ता हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे संगठन के कार्यकर्ता बने हैं जिस संगठन को गढ़ने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे साधु कर्मयोगियों ने किया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संगठन एवं नेतृत्व के बारे में हम जब चर्चा करेंगे, जैसा कि आज का हमारा विषय है संगठन एवं नेतृत्व के धनी डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, तो इस विषय की चर्चा करते समय 4 हिस्सों में अपन पूरे जीवन की चर्चा करेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इतना ब्रॉड व्यक्तित्व है कि उनके बारे में चर्चा करने के लिए अनेकों अध्याय जोड़े जा सकते हैं, अनेकों भाग बनाए जा सकते हैं, लेकिन जितनी समय सीमा आज हमारे पास है उसको हम 4 भागों में विभक्त करके चर्चा करेंगे। सबसे पहला है जन्म, शिक्षा और शिक्षाविद के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का योगदान। दूसरा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का प्रारंभिक राजनीतिक जीवन। तीसरा हिस्सा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आना। परम पूजनीय गोलवलकर जी गुरु जी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय जनसंघ की स्थापना करना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ मिलकर उस जनसंघ को, जिसको कि प्रथम चुनावों में केवल 3 सीटें मिली थीं, वह जनसंघ की आज जो विराट स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के रूप में 303 सीटों के रूप में पूर्ण बहुमत की सरकार आज भारत में चला रही है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। चौथा हिस्सा है कश्मीर के लिए उनकी प्रतिबद्धता, राष्ट्रीय एकात्मता के लिए उनकी प्रतिबद्धता और उस प्रतिबद्धता के वशीभूत होकर अपना जीवन का बलिदान उन्होंने अंततोगत्वा अपनी विचार प्रतिबद्धता के साथ कश्मीर में जाकर अपना बलिदान दे दिया, अपना शरीर छोड़ दिया। जिन रहस्यमय परिस्थितियों में, जिन षड्यंत्रों के तहत उनकी मृत्यु हुई है, उसकी चर्चा अपन करेंगे। इन 4 भागों में अपन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विशाल विराट व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म कलकत्ता के एक संभ्रांत परिवार आशुतोष जी मुखर्जी और माता श्रीमती योग माया जी के परिवार में जन्म लिया, द्वितीय पुत्र के रूप में जन्म लिया और प्रारंभिक शिक्षा उनकी कलकत्ता में हुई। वे इतने मेधावी विद्यार्थी थे कि वे कभी अपनी कक्षा में द्वितीय नहीं आए, क्योंकि वे हमेशा ही प्रथम श्रेणी, प्रथम स्थान के साथ में उन्होंने अपनी सभी परीक्षाएं पास की। इतने मेधावी विद्यार्थी थे। उन्होंने ग्रेजुएशन कलकत्ता विश्वविद्यालय से किया, वहाँ पर सीनेट के सदस्य बने। उसके बाद इंग्लैंड से जाकर बैरिस्टर एट लॉ की उपाधि प्राप्त की 1927 में। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक शिक्षार्थी के रूप में यदि सफल थे, तो दूसरी ओर शिक्षा देने के लिए भी वे प्रतिबद्ध थे, कटिबद्ध थे और उनकी मेधावी शक्ति के कारण उनके नाम पर जो एक रिकॉर्ड है वो आज तक भी कोई नहीं तोड़ पाया है। केवल 33 वर्ष की आयु में 8 अगस्त 1934 को वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने।
जो सबसे कम आयु के कुलपति बनने का रिकॉर्ड उनके नाम पर है। 6 जुलाई उनका जन्म 1901 में कलकत्ता में हुआ था और 8 अगस्त 1934 में वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बन गए थे। उनका स्वभाषा के प्रति, स्वाभिमान के प्रति जो लगाव था वो कुलपति बनने के बाद भी स्पष्ट रूप से दिखा। जब वे कुलपति बने तो उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को दीक्षांत समारोह के लिए बुलाया और दीक्षांत समारोह में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी से आग्रह पूर्वक बंगाली में भाषण देने के लिए आग्रह किया और उसको उन्होंने बंगाली में दीक्षांत समारोह कराया, बंगाली भाषा में। एक मानसिकता उस समय देश की ऐसी थी कि जो अंग्रेजी जानता है, अंग्रेजी परंपराओं का पालन करता है, उसी को कुलीन माना जाता था। लेकिन उन्होंने बंगाली भाषा को कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहली बार स्थापित किया कुलपति के रूप में। निश्चित रूप से यदि वे सबसे कम आयु के कुलपति होने का गौरव रखते हैं तो दूसरी ओर स्वभाषा को स्थापित करने का गौरव भी उन्हीं के नाम पर जाता है। निश्चित रूप से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक शिक्षाविद के रूप में अपनी सेवाएं दी और साथ में सार्वजनिक जीवन में भी काम करने की उनको प्रेरणा मिली और वे सार्वजनिक जीवन में कांग्रेस के माध्यम से, तत्कालीन समय में कांग्रेस ही प्रतिनिधित्व करती थी, कांग्रेस के माध्यम से सक्रिय हुए। 1937 में वे पहली बार विधायक बने, विधायक बनकर बंगाल विधानसभा में पहुंचे। उनके विचारों के प्रति प्रतिबद्धता देखने के लिए यदि हम आकलन करेंगे, उनके राजनीतिक जीवन का आकलन करते हैं, तो उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी पद से मोह नहीं किया, पद से चिपके नहीं रहे, बल्कि उनके लिए अपने सिद्धांत, अपने विचार को उन्होंने महत्व दिया और उनकी महत्व के कारण ही उन्होंने अनेकों बार इस्तीफे दिए। जब वे विधायक बने, कांग्रेस से विधायक थे, कांग्रेस ने बंगाल की असेंबली का बहिष्कार करने का तय किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी चाहते थे कि हमें असेंबली में भाग लेना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। जब कांग्रेस इस बात से सहमत नहीं हुई तो उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और निर्दलीय के रूप में मैदान में गए और पुनः जीत कर आए और बंगाल विधानसभा में जाकर अपनी बातें उन्होंने रखी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो एक लगाव था इस स्वयं की भूमि के प्रति, स्वयं की भाषा के प्रति, स्वयं की संस्कृति के प्रति, वो स्पष्ट दिखता था। और राष्ट्रवाद के प्रति भी यदि पूरे भारतवर्ष की उन्होंने चिंता की तो बंगाली की भी चिंता करते थे और पूरे भारतवर्ष की भी चिंता करते थे, भारत माँ की भी चिंता करते थे। इसका जब हम आगे चर्चा करेंगे तब इसे आएगा कि किस तरह से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आधे बंगाल को और आधे पंजाब को भी, जब इस देश का विभाजन हो रहा था, तो बचाने का प्रयास किया और बचा। तो निश्चित रूप से अपने प्रारंभिक राजनीतिक जीवन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आगे बढ़ते हुए हिंदू महासभा से भी जुड़े, वीर सावरकर जी के विचारों से भी वे प्रेरित हुए। हिंदू महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष बने 1940 में और आगे जाके 1944 में हिंदू महासभा के पूर्णकालीन अध्यक्ष बने। परंतु उनका विचार था कि हिंदू महासभा को सामाजिक कार्य करना चाहिए, राजनीति में भाग लेने की बजाय। उनके जो तत्कालीन सदस्य थे, तत्कालीन कार्यकारिणी थी, वो उनकी बात से सहमत हुई, लेकिन कुछ लोग सहमत नहीं थे और सहमत ना होने के कारण लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने आप को हिंदू महासभा से अलग कर लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया। आप देखिए आज की स्थिति में कार्यकर्ता या नौजवान छोटे छोटे से पदों के लिए इतना राग द्वेष रखते हैं, इतना हर्ष और विषाद हो जाता है कि पद नहीं मिला तो विषाद पैदा हो गया, छोटा सा पद मिल गया तो अहंकार और हर्ष में आ जाते हैं। दूसरी ओर जो निर्लिप्त रहते हैं, स्थित प्रज्ञ महापुरुष रहते हैं, उन्हें पद से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने राष्ट्रीय पद से भी इस्तीफा दे दिया। ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपने राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ते रहे। बाद में चलकर 1941-42 में वे बंगाल के भी
वित्त मंत्री बने, तत्कालीन मुख्यमंत्री AK फजलुल हक के साथ में। वित्त मंत्री रहते हुए भी उनके मुख्यमंत्री जी से मतभेद हुए। मतभेद होने के कारण उन्हें वित्त मंत्री के पद से भी इस्तीफा दे दिया। तो राजनीतिक जीवन में काम करते रहे। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जब भारत का विभाजन हो रहा था, जो भारत के विभाजन की पाकिस्तान बनने के लिए जब स्थिति बन रही थी, तो उन्होंने जो रेखाएं तय की थी अंग्रेजों ने, उसमें पूरा बंगाल और पूरा बंगाल, ये पंजाब और बंगाल दोनों को पाकिस्तान को दे रहे थे। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सोचा कि यदि बंगाल और पंजाब उसमें चले गए तो पूरी बंगाली संस्कृति और पूरी पंजाबी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। उसका एक मैं छोटा सा उदाहरण भी आपको बताता हूँ कि सिंध जो था पूरा का पूरा पाकिस्तान में चला गया। सिंध पूरा पाकिस्तान में जाने का दुष्परिणाम ये हुआ कि जो सिंध में हिंदू रहते थे उनकी संस्कृति पे पूरा संकट पैदा हो गया। पूरा सिंधी समाज विस्थापित हो गया और आज देश के विभिन्न स्थानों पर सिंधी समाज आकर विस्थापित होकर अपनी परिश्रम से स्थापित हुआ है। परंतु जो सिंधी संस्कृति है वो कहीं ना कहीं खतरे में आई है और सिंध में जो पाकिस्तान में चला गया उसका चूंकि इस्लामीकरण हो गया और वहाँ पर जो ताकतें थी उन्होंने पूरे जो हिंदू संस्कृति थी उसको नष्ट नाबूद कर दिया। जो हिस्सा पंजाब का पाकिस्तान के अंदर गया उसकी हम स्थिति देखते हैं किस तरह की स्थिति बन रही है। कुछ दिन पहले ही एक उदाहरण आया था कि गुरुद्वारा के एक ग्रंथी जो थे उनकी बालिका का अपहरण कर लिया गया। किस तरह से हमने देखा उसको पूरे को, किस तरह से उसको जोर जबरदस्ती उसका धर्मांतरण किया गया, वयोवृद्ध उम्र के व्यक्ति से उसका विवाह कराया गया। तो ये जो पाकिस्तान में जाने की स्थिति थी, यदि पंजाब और बंगाल भी चला जाता जो आज उन हिस्सों में हो रहा है वो ये जो बचा हुआ है हमारे इनमें भी हो जाता। परंतु डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की दूरदर्शिता के कारण ये बंगाल का आधा हिस्सा भी और आधा पंजाब का भी हिस्सा भारत में बचा और उसी का कारण है कि पंजाबी संस्कृति भी जीवित है और बंगाली संस्कृति भी जीवित है। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो राष्ट्र के प्रति प्रेम था, जो हमारी संस्कृति के प्रति प्रेम था, उसका फल है। अन्यथा जिस तरह के उस समय अंग्रेजों ने षड्यंत्र रचे, जिस तरह से उस समय मुस्लिम लीग ने षड्यंत्र रचे और जिस तरह से उस समय की तत्कालीन कायरतापूर्ण जो नेतृत्व था उसने जो विभाजन स्वीकार कर लिया, उसके दुष्परिणाम थे कि किस तरह से हिंदुओं का पलायन पाकिस्तान से हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आगे चलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य बने। गांधी जी और सरदार पटेल के आग्रह पर उन्होंने मंत्री पद ग्रहण किया। उनको भारी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनाया गया नेहरू जी के प्रथम मंत्रिमंडल में जब वे मंत्री थे उन्होंने भारी उद्योग मंत्री रहते हुए अनेकों उद्योगों की स्थापना की। आज कांग्रेसी बंधु जिन उद्योगों की बात करते हैं, आश्रय लेने की कोशिश करते हैं, उनमें से अधिकतम भारी उद्योग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही स्थापित किए थे। चाहे चित्तरंजन में रेल इंजन कारखाना हो, चाहे विशाखापट्टनम में जहाज उद्योग हो, चाहे बिहार में खाद के कारखाने हो, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारी उद्योग मंत्री रहते हुए लगाए थे। परंतु उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली जो उस तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, उनके बीच में एक समझौता हुआ जो नेहरू लियाकत पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, नई दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये 6 अप्रैल 1950 को हुआ था। लगातार 6 दिन तक वार्तालाप हुआ था और उसके बाद ये तय हुआ कि दोनों देश अपने अपने देशों में अल्पसंख्यकों का संरक्षण करेंगे, अल्पसंख्यक लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। इस पैक्ट के तहत भारत ने तो अपने सारे जो भी प्रतिबद्धताएं थी उनको निभाया है, लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान से तत्कालीन समय से ही पैक्ट होने के तत्काल बाद भी इस समझौते का पालन नहीं किया। उसका दुष्परिणाम था कि उस समय जो अभी बांग्लादेश कहलाता है और जो बंगाल का हिस्सा था जो पाकिस्तान में गया, उससे लाखों हिंदू लोग पलायन होकर जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल है उसमें आ रहे थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके लिए बार बार आवाज़ उठा रहे थे, उनकी आवाज़ को सुना नहीं जा रहा था। उन्होंने
अपनी बात ना सुने जाने के लिए नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। नेहरू जी की जो तुष्टिकरण की नीति थी, नेहरू जी का जो एक लक्ष्य था वो केवल भारतवर्ष के अल्पसंख्यक थे, उनको अपने पक्ष में लाने का था। क्योंकि चुनावी राजनीति होना था, वोट की राजनीति होना था, तो किस तरह से जो भारतवर्ष में अल्पसंख्यक रह गए हैं उनको अपने पक्ष में लाया जाए, केवल नेहरू जी का इतना ही विचार था। नेहरू जी का ये विचार कदापि नहीं था कि पाकिस्तान में जो हिंदू रह गए हैं, पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हो गए हैं, उनको संरक्षण प्राप्त हो, क्योंकि उसके लिए नेहरू जी ने कभी आवाज़ उठाई नहीं। यदि आवाज़ उठाई होती तो उसी समय ये प्रतिबंध लग गया होता। और जिस तक कि पाकिस्तान में उस समय 22-23% के आसपास हिंदू थे, लेकिन आज में घटकर 2-3% तक पहुंच गए हैं। ये नेहरू लियाकत पैक्ट का जो उल्लंघन उस समय से ही प्रारंभ हो गया था, उसका दुष्परिणाम है। दूसरी ओर दूरदर्शी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये जब समझ लिया था कि इस तरह से हिंदू हितों का बहुत कुठाराघात हो रहा है, हिंदू हितों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तुष्टिकरण की नीति से रुष्ट होकर इस्तीफा दे दिया और बाहर आकर अपना काम प्रारंभ करने का उन्होंने निर्णय लिया। अब हम तीसरे हिस्से में आते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब नेहरू जी से अलग हो गए, भारत सरकार से अलग हो गए, उन्हें अपनी आवाज़ उठाना था, तो उन्होंने तत्कालीन समय में जो एक हिंदू हितों की बात करने वाला सबसे बड़ा संगठन था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके तत्कालीन सरसंघ चालक परम पूजनीय माधवराव सदाशिव गोलवलकर जी से जाकर मिले, जिनको गुरु जी के रूप में हम सब लोग जानते हैं। गुरु जी से मिलने के बाद में उन्होंने आग्रह किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी राजनीति में आना चाहिए। इस तरह का जब उन्होंने विचार प्रस्तुत किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर इस विषय को लेकर बहुत गहन चिंतन मनन मंथन हुआ। फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन नेतृत्व ने तय किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो सीधे राजनीति में नहीं जाएगा, अलबत्ता अपने कुछ कार्यकर्ताओं को, अपने कुछ प्रचारकों को राजनीति में भेजने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहमत हो गया, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे महान व्यक्तित्व भी सम्मिलित थे। उनके साथ में मिलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना की। दीपक उसका चुनाव चिन्ह बना। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी निर्वाचित हुए। राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी बने और जनसंघ ने काम करना प्रारंभ किया। प्रथम आम चुनाव 1952 में जनसंघ को 3 सीटें मिली। उन 3 सीटों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी एक सांसद थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रथम लोकसभा में जनसंघ के सांसद के रूप में संसद में पहुंचे थे। इस तरह से जनसंघ का प्रारंभ हुआ, जनसंघ का कार्य प्रारंभ हुआ। जब जनसंघ का पहला अधिवेशन कानपुर में 1952 में संपन्न हुआ, उस अधिवेशन में जो प्रस्ताव रखे गए थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखा था वो कश्मीर को लेकर रखा था। उन्होंने नारा दिया था, एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान, नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे। ये नारा जनसंघ के प्रथम अधिवेशन में दिया गया था कानपुर की धरती को 1952 में। और आगे चलकर ये नारा आज जब 370 हटी है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकप्रिय गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रयत्नों से जो लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव 370 को हटाने का पारित हुआ, उसके साथ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ जो हमने प्रथम अधिवेशन में तय किया था। तत्कालीन समय में कश्मीर की जो हालत थी, उसमें जो कश्मीर के जो अभी मुख्यमंत्री कहलाते वो प्रधानमंत्री कहलाते थे, जो राज्यपाल थे वो सदर रियासत कहलाते थे। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लगातार आवाज़ उठा रहे थे कि जो कहा कि 2 विधान है, क्योंकि भारत का विधान अलग था, भारत का संविधान अलग था। कश्मीर में एक अपना विधान चलता था, कश्मीर का अपने आप में एक संविधान था।
दो प्रधान, यानी भारत का प्रधानमंत्री अलग था, कश्मीर का प्रधानमंत्री अलग था। दो निशान अर्थात दो झंडे, भारत का झंडा अलग था, कश्मीर का झंडा अलग था। इस तरह की स्थिति उस समय की भारत सरकार की थी। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दृढ़ संकल्प किया था और अगस्त 1952 में एक विशाल जनसभा को जम्मू में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं या तो आपको भारतीय संविधान दूंगा अथवा इस कार्य को करते करते अपना बलिदान दे दूंगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो शब्द जम्मू की धरती पर कहे गए थे वे दोनों ही पूरे हो गए। उन्होंने अपना बलिदान देने का कहा था, उनका बलिदान भी हो गया और उनके बलिदान के सदपरिणाम स्वरूप आज जो उन्होंने कहा था कि संविधान दूंगा, कश्मीर को भारतीय संविधान देंगे, जम्मू कश्मीर में रहने वाले नागरिकों को भारत का संविधान देंगे, वो सपना भी 370 हटने के साथ में पूरा हो गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के जो मुद्दा उठाया था वो उनके कितने मन के पास था, कितना उनके हृदय के अंतःस्थल में बसा हुआ था, ये उनके उस वाक्य से समझ में आता है। या तो भारतीय संविधान आपको दूंगा, अन्यथा ये प्रयत्न करते करते अपना बलिदान दे दूंगा। जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तय किया कि वे कश्मीर जाएंगे, उस समय कश्मीर में जाने के लिए भी परमिट लगता था, यानी अपने देश में ही जाने के लिए परमिट लो। जैसे अभी हम दूसरे देश में जाते हैं तो हमें वीजा लेना पड़ता है, इसी तरह से यदि कश्मीर में जाना है तो हमें परमिट लेना पड़ता था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने घोषणा की कि मैं परमिट नहीं लूंगा और कश्मीर जाऊंगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी गुरुदत्त जी, टेकचंद जी के साथ में रवाना हुए। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उनके साथ में थे। और जब वे पंजाब से जो कश्मीर में प्रवेश का रास्ता है, माधोपुर के पास से थोड़ा आगे चलकर रावी नदी पर एक पुल बना हुआ है। सामान्य तौर पर जब कोई भी नागरिक कश्मीर में प्रवेश करने की कोशिश करता था या उसका परमिट चेक होता था या परमिट ना होने की स्थिति में उसको वापस भेज दिया जाता था, वो रावी नदी के इसी तरफ अर्थात पंजाब की तरफ भी रोक लिया जाता था। पंजाब की तरफ भी रोक कर उसको या तो परमिट की जांच की जाती थी और उचित परमिट होने की दिशा में आगे बढ़ने दिया जाता था, अन्यथा वापस भेज दिया जाता था। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विरुद्ध षड्यंत्र हुआ, उसका परिणाम था कि जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंजाब से आगे बढ़े और रावी नदी में पुल पर प्रवेश किया, उनको जाने दिया गया। जब जाने दिया गया, इसका अर्थ ये था कि पंजाब की सरकार भी, कश्मीर की सरकार भी और तत्कालीन केंद्रीय सरकार भी इस पूरे एपिसोड में, पूरे षड्यंत्र में कहीं ना कहीं शामिल थी। उनको जाने दिया गया। जब व्याधि नदी को पार कर कर कश्मीर की तरफ को पहुंच गए तो कश्मीर की पुलिस ने उनको परमिट के बारे में पूछा। उन्होंने कहा परमिट नहीं है मुझ पर, लेकिन मैं कश्मीर जाऊंगा। उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये बात 8 मई के महीने की है। उनको 8 मई के आसपास गिरफ्तार कर लिया गया और कश्मीर ले जाया गया। श्रीनगर में जाकर उनको बंदी बनाया दिया गया। लगभग वे 40 दिन बंदी रहे। इस दौरान उनके विभिन्न लोगों से मिलने नहीं दिया जाता था। बहुत कम लोगों से उनको मिलने जुलने दिया गया। उस समय जो कश्मीर के नेता थे प्रेमनाथ डोगरा जी, वो उनसे मिले और उनका प्रारंभ में स्वास्थ्य एकदम ठीक था, लेकिन धीरे धीरे न जाने उनके खिलाफ कैसे षड्यंत्र होते रहे और उनको इसका भान था कि जिस तरह के उनको गिरफ्तार किया गया उनके विरुद्ध षड्यंत्र हो सकता है। इसलिए उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को रावी नदी के बीच, रावी नदी से वापस भेज दिया था कि जाओ देश में अलग जगाओ, जाओ देश में बताओ कि किस तरह से हमें गिरफ्तार किया गया है। देश के एक हिस्से से ही दूसरे हिस्से जाने के लिए उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को वापस भेज दिया था। उन्हें कहीं ना कहीं आशंका थी, उन्हें कहीं ना कहीं षड्यंत्र का भान था और वे जब कश्मीर चले गए और षड्यंत्र पूर्वक उनको 23 जून को उनको मृत्यु का उनका समाचार आया। सुबह 23 जून की सुबह लगभग 3:45 बजे उनकी मृत्यु का समाचार आया
जो सबको स्तब्ध कर देने वाला था, क्योंकि एक दिन पहले तक उनका स्वास्थ्य एकदम ठीक था। पता नहीं उन्हें क्या दिया गया, क्या दवाई के रूप में दिया गया कि उनकी एक दिन के अंदर हालत बिगड़ गई और दूसरे दिन प्रातः 3:45 बजे के लगभग उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से पूरा देश स्तब्ध हो गया। उनकी माँ ने, श्रीमती योग माया जी ने, एक पत्र तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी को लिखा और उसमें उन्होंने लिखा था कि इस पूरे षड्यंत्र की, जिस रहस्यमय परिस्थितियों में मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है, इसकी जांच की जाए ताकि किसी और माँ की कोख इस तरह से ना उजड़े, कोई भारत माँ का लाल इस तरह से ना बिछड़े। लेकिन नेहरू जी ने जब उसका उत्तर दिया तो उन्होंने लिखा कि मेरे को स्पष्ट है कि इसमें कुछ भी रहस्य नहीं है। बिना जांच के उन्होंने इस तरह की बात क्यों कही, ये अंदाज हम लोग लगा सकते हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कुशल नेतृत्व में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के कुशल मार्गदर्शन में जनसंघ आगे बढ़ रहा था, तत्कालीन सत्ताधीशों को कोई ना कोई तो भय रहा होगा। इस तरह से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ, जिसके लिए उन्होंने प्रतिबद्धता थी, जिसके लिए उन्होंने पहले ही अधिवेशन में, जनसंघ के अधिवेशन में संकल्प किया था, उसको पूर्ण किया। हमारे अप्रितम नायक, हमारे अप्रितम शिक्षाविद, हमारे अप्रितम राजनीतिज्ञ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस तरह से अपना जो 1901 में अपना जीवन प्रारंभ किया था, उसको 23 जून 1953 में अपने शरीर को छोड़कर पूर्ण कर दिया। परंतु उनकी इसी अनवरत यात्रा से जो सबसे बड़ा लाभ इस देश को हुआ, जिस तरह से मैंने पहले भी आपसे कहा कि जब उनका बलिदान कश्मीर में हुआ, उसके विषय में हम देखेंगे कि उनके बलिदान से भी कितना काम इस देश में हुआ। जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान कश्मीर में हुआ, पूरे देश में बहुत जनाक्रोश पैदा हुआ, जगह जगह प्रदर्शन हुए, जगह जगह जनता तत्कालीन सत्ताधीशों के खिलाफ उठ खड़ी हुई। उसके दबाव में आकर तत्कालीन सरकारों ने परमिट व्यवस्था खत्म कर दी, तत्काल परमिट व्यवस्था खत्म कर दी गई, और जो कश्मीर के पीएम थे उनको सीएम कहा जाने लगा, अर्थात प्रधानमंत्री जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को कहा जाता था, वो समाप्त हो गई व्यवस्था। सदर रियासत जिसको कहा जाता था उसको राज्यपाल कहा जाने लगा। सर्वोच्च न्यायालय और इलेक्शन कमीशन, इन दोनों का जो कार्य क्षेत्र था वो भी जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होता था। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के सदपरिणाम स्वरूप सर्वोच्च न्यायालय और इलेक्शन कमीशन का जो क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर तक चला गया, और जम्मू कश्मीर भी सर्वोच्च न्यायालय और इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत आ गए। जो जिसको हम कह सकते हैं जो तत्काल हुआ, ये केवल उनके बलिदान के कुछ दिनों के अंदर जनता की जो भावनाएं थी उनको शांत करने के लिए तत्कालीन सरकार को, नेहरू सरकार को ये निर्णय करने पड़े। परंतु आगे चल के जिस तरह से आज भारतीय जनसंघ का जो विशाल स्वरूप बना, जो भारतीय जनता पार्टी बनी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 16 मई 2014 को पूर्ण बहुमत की जब केंद्र में सरकार बनी, तो आपको भी शायद गौरव होगा कि स्वतंत्र भारत में एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो कांग्रेस से अलग होकर, मतलब कांग्रेस के अलावा यदि किसी एक पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की में सफलता प्राप्त की है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। कुछ मित्र कह सकते हैं कि 1977 में भी जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, लेकिन जनता पार्टी कोई एक विचारधारा की पार्टी नहीं थी। जनता पार्टी जयप्रकाश नारायण जी का जो आंदोलन चला, उसके फलस्वरूप जो लोग इकट्ठा हुए थे, और इंदिरा गांधी ने जो 1975 में आपातकाल लगाया था, और उसके बाद में जो सब लोग इकट्ठा हो गए थे, और उस समय इस गठबंधन की राजनीति प्रारंभ नहीं हुई थी, तो सबने मिलकर जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जनता पार्टी बना ली थी। लेकिन वो एक पार्टी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसमें विभिन्न लोग सम्मिलित थे। बाद में जब 1980 में हमारे माफ कीजिए, हमारे ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाए गए
कि दोहरी सदस्यता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध तोड़िए या हमसे संबंध तोड़िए, इस तरह की जब बातें कही गई तो हमने भी कहा नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक एक सांस्कृतिक संगठन है, राजनीतिक नहीं है, इसमें दोहरी सदस्यता का प्रश्न नहीं है। हम भी उनसे अलग हुए और दूसरे दल भी अलग हुए, किसी ने जनता पार्टी बना ली, किसी ने जनता दल यू बना लिया, किसी ने समाजवादी पार्टी बना ली, किसी ने समता पार्टी बनी, और सब लोग अलग अलग हो गए। और केवल भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सफलतापूर्वक 2014 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, 2019 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। तो निश्चित रूप से जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नींव और संरचना तय की थी, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना पूरा जीवन दधीच जी की तरह अपना जीवन इस राष्ट्र को समर्पित कर दिया, उसके परिणाम स्वरूप आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। और किस तरह से राष्ट्रीय हितों का संवर्धन हो रहा है ये हम देखते आ रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना कश्मीर के बारे में था वो आज पूर्ण हो रहा है, आज पूरा हुआ है। अभी तो केवल 370 हटी है, 370 हटने के बाद में आप सभी लोग परिचित हैं, उस विषय को गहराई से मैं नहीं जाना चाहता कि किस तरह से लद्दाख को अलग किया गया है और जम्मू कश्मीर को अभी बनाया गया है, उसमें डिलिमिटेशन हो रहा है, उसमें जो कश्मीरी पंडित विस्थापित हो रहे हैं उनको पुनः वापस भेजकर स्थापित करने का प्रयास चल रहा है। और किस तरह से जो हमारे अन्य राज्य उसी तरह का एक राज्य जम्मू कश्मीर बन जाए, इसका प्रयास नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने का प्रयास कर रही है। निश्चित रूप से यदि हम इनके बारे में चर्चा करेंगे तो कुछ और बातों की मैं 2-3 बातें और करके अपना विषय समाप्त करूंगा, क्योंकि समय सीमा मुझे लगती है अब पहुंच रही है समाप्ति की ओर। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्ववर्ती संगठन था जनसंघ था, उसने निर्णय लिए, इसके लिए मैं एक आपको उदाहरण बताता हूँ। राजस्थान में एक जागीरदारी प्रथा चलती थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में घोषणा की यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो जागीरदारी प्रथा को उन्मूलन करेगी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनी नहीं, लेकिन 8 विधायक जीतकर आए। और जब आज 8 विधायक जीत के आए तो निश्चित रूप से सरकार जिसकी भी बनी होगी अब वो उन्मूलन करे ना करे उसका विषय था, लेकिन हमारा काम था कि हम जागीरदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए अपना विचार व्यक्त करें। हमारे 8 विधायकों में से 6 विधायक जागीरदारी प्रथा के उन्मूलन के पक्ष में नहीं थे। अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को जब ये सूचना मिली और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी वहाँ पर गए, उन्होंने उन 6 विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इतनी छोटी पार्टी जो केवल 8 विधायकों की पार्टी थी, उसमें से केवल अपने सिद्धांतों के पालन करने के लिए 75% विधायक अर्थात 6 विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया, पार्टी से निकाल दिया। ये शुचिता की राजनीति थी, ये सिद्धांतों की पार्टी थी, और उन रास्ते पर चलते चलते आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। निश्चित रूप से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो सपना देखा था, आज वो हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं, आज किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनके सपने को पूरा कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते ये हम सबका दायित्व है, उनके जीवन से हम सीखें, उनके विराट और विशाल व्यक्तित्व से हमको सीखें। हम छोटे छोटे पद से, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कभी हर्ष पैदा होता है, कभी विषाद पैदा हो जाता है, उनके पीछे दौड़ते रहते हैं। पदों के पीछे दौड़ने वाले वे कभी नहीं थे, हमेशा इस्तीफे देते रहे, चाहे पार्टी के पद हो चाहे सरकार के पद हो, और वे इतने विशाल नेता बने, इतने विराट व्यक्तित्व के धनी बने, और उन्होंने जो काम किया वे आज तक चल रहा है और न जाने कितने वर्षों तक चलते रहेगा। और जो सपना उन्होंने राष्ट्र हित का देखा था आज वो पूरा हो रहा है। उनकी प्रखरता और उनकी मुखरता का परिणाम है कि आज नरेंद्र मोदी जी जैसे विराट व्यक्तित्व के धनी प्रधानमंत्री हम हमारे राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं। निश्चित रूप से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो नींव रखी, परम पूजनीय गोलवलकर जी गुरु जी के मार्गदर्शन में उन्होंने जो काम किया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ मिलकर जो काम किया, वो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में फलीभूत हो रहा है। और हम उस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते गौरवशाली हैं, तो हमें उस परंपरा का निर्वाह किस तरह से करना है ये हमें विचार अवश्य करना चाहिए। आज हमारे को जिनका सानिध्य मिला है, हमारे मध्य प्रदेश के नेता आदरणीय अनिल माधव दवे जी की भी जन्म दिवस है, उनको भी मैं आप सबकी ओर से श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और अपनी बात को समाप्त करने से पहले रामधारी दिनकर जी एक प्रसिद्ध
काव्य पुस्तक है रश्मि रथी, उसमें उन्होंने 6 पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण लिखी हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ में मिलकर जो काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था, एक व्यक्तित्व के रूप में ये पंक्तियाँ उनको भी समर्पित हैं, और एक संगठन के रूप में जनसंघ जो उन्होंने बनाया था, जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम सबके सामने है, उसके लिए भी ये समर्पित है पंक्तियाँ। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रेरणता कौन हुआ। ये 4 पंक्तियों में कवि पूछ रहा है, भूखंड विजेता कौन है, कौन नवधर्म का प्रेरणता है, कौन वसुधा का नेता है, कौन अतुलित यश का भागीदार है। इस बात के लिए अंतिम 2 पंक्तियों में कवि स्वयं उत्तर देता है, जिसने ना कभी आराम किया, जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। ऐसे हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को मैं सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने इतना धैर्यपूर्वक सुना। और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रलेखन एवं पुस्तकालय विभाग को, उसके संयोजक अनिल सप्रे जी को, उसके सह संयोजक नीरव प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। सादर नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की जय।